नमस्कार। इस वक्त आप सभी हमें न्यूज 24 के यूट्यूब पेज के लाइव स्ट्रीमिंग पर देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माहौल क्या है वाले राजीव रंजन। और आज हम इस वक्त बेहद अहम और बेहद गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए मौजूद हैं। दरअसल आपने हेडिंग देख ली होगी कि क्या पुलिस वालों की शहादत के कसूरवार खुद पुलिस वाले ही हैं, क्योंकि विकास दुबे भले ही पुलिस के हत्थे चढ़ चुका हो, उज्जैन से उसे गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन उसने कुछ ऐसा कबूलनामा किया है जो वाकई पुलिस और अपराधियों के बीच की साठगांठ को उजागर करने वाला है। और इसीलिए हम पूछने वाले हैं राजीव जी से ही कि राजीव जी, पुलिस और अपराधियों के बीच के साठगांठ का माहौल क्या है? देखिए सऊद, जो विकास दुबे ने उज्जैन पुलिस से प्रारंभिक पूछताछ में बातें की हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक आईना है। और दूसरी बात यह है कि बहुत चौंकाने वाली बात है, अगर विकास दुबे, सबको मालूम है कि हमको आपको छोड़ के कानपुर के कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कानपुर के उस इलाके को छोड़ दिया जाए, तो ये इस घटना से पहले विकास दुबे को गाजीपुर से गाजियाबाद तक लोग इतना नहीं जानते थे, लोग नहीं ही जानते थे। अगर विकास दुबे जैसे अपराधी को पुलिस इस तरह का संरक्षण देती है या पुलिस को वो इस तरीके से खरीद लेता है, तो आप सोचिए कि बड़े माफिया, बड़े डॉन जो हैं, जो कि 20-25 साल से लगातार अपनी बादशाहत अपने इलाकों में कायम किए हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से सत्ता का संरक्षण या सत्ता के साथ गठजोड़ बना लिया होगा। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि विकास दुबे ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस थाने के भीतर उसका गांव पड़ता है, जिस थाने चौबेपुर, जो कानपुर का थाना है, उस चौबेपुर थाने के सारे पुलिस कर्मियों को मैंने खरीद रखा था और उनको पालने पोसने का पूरा काम मेरा था और वो सारी जानकारी मुझको मुहैया कराते थे। पूरा थाना चौबेपुर वो चलाता था, पूरा थाना चौबेपुर चलाता था। और देखिए हैरत की बात यह है कि यह बयान आज आया विकास दुबे का, 48 घंटे पहले वहां के कप्तान ने उस पूरे चौबेपुर थाना के सारे स्टाफ को पुलिस लाइन हाजिर कर दिया और सस्पेंड, वो गिरफ्तार भी किया गया एसएचओ को, विनय तिवारी को। लेकिन आप देखिए ना, उस थाने के जितने स्टाफ हैं उनको पुलिस कप्तान ने लाइन हाजिर कर दिया था। इसका मतलब कि इस बयान के पहले ही पुलिस को पता चल गया था कि वो पूरा थाना बिका हुआ था। और इसीलिए विकास दुबे ये बताता है प्रारंभिक पूछताछ में, जी, प्रारंभिक पूछताछ में विकास दुबे ने साफ तौर पर यह बात बताई है कि उसको पुलिस के मूवमेंट की एक जानकारी थी। जब वो रात में अपने गांव बिकरू में था तो उस वक्त पुलिस ने उसको फोन करके कहा कि आपको पकड़ने के लिए पुलिस जा सकती है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि 15 जून से यूपी पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अलग अलग हिस्सों में चला रखा है। कुछ माफियाओं के, गुर्गों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो जो अपराध जगत के लोग हैं उनको यह मालूम था कि यूपी पुलिस की अपराधियों के खिलाफ एक मूवमेंट चल रहा है, एक कार्रवाई चल रही है। विकास दुबे को जब इस बात की जानकारी मिलती है कि पुलिस उसके गांव, उसके घर आ सकती है, तो वो ये कह रहा है कि मुझे ये जानकारी थी कि पुलिस सुबह आएगी। आप सोचिए, पुलिस वालों ने उसको इन्फॉर्म कर दिया कि अब आप पर एक्शन होने वाला है, पुलिस आपको पकड़ने आपके गांव जा सकती है। जैसा कि न्यूज 24 ने अपने दर्शकों को बताया है रिपोर्ट्स में कि यही इनपुट मिल रहा था और वही हूबहू बता रहा है विकास दुबे बता रहा है। दूसरी बात वो कह रहा है, मुझे ये पता था कि सुबह पुलिस आएगी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि रात ही में पुलिस आ रही है तो मैं ये समझ गया कि पुलिस मुझे अरेस्ट करने नहीं आ रही है, मेरा एनकाउंटर करने के लिए आ रही है, इसलिए इस रात को आ रही है। उसे ये भी पता चला कि 3 थानों की फोर्स आ रही है, उसे सारी चीजें पता थी। उसने जेसीबी लगवाई, उसने लाइट कटवाई, वहां पे उसने फायरिंग करवाई और एक कदम और आगे बढ़ के वो कह रहा है कि उन शवों को आग लगाकर कुएं में फेंकने की भी उसकी तैयारी थी, और इसके लिए उसने वहां पर इंतजाम कर रखा था। अब आप पकड़े गए 2 किलो विस्फोटक कुएं से पाए गए बम। उसके जो मैं बता रहा हूं जो कबूलनामा है उसमें वो खुद ये बात कहता है। अरे ये कितनी गंभीर बात है कि पुलिस का एक सिपाही देख करके, मतलब कहते हैं ना, खाकी को देख के डर जाना चाहिए जिन्हें, वो लोग खाकी पर अटैक ही नहीं कर रहे हैं, नेस्तनाबूद, मतलब सारे सबूत मिटाने तक के लिए वो तैयार हो गया था। दूसरी बात यह है कि अगर पुलिस ने संरक्षण नहीं दिया, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसका जिस तरीके का मूवमेंट है, मैं फरीदाबाद गया था, फरीदाबाद में 3 जगह वो देखा गया। हैरत होगी आपको जान के कि 12:30 बजे वो ओयो के रूम में पहुंचता है, उसके साथ एक आदमी और रहता है, उसका आईडी प्रूफ ठीक नहीं है, तो रेस्टोरेंट होटल वाला कहता है मैं आपको रूम नहीं दूंगा। फिर वो अपने भाभी के मौसी के यहां
जो कि फरीदाबाद में हरिनगर में रहती हैं, वो वहां पहुंचता है। वहां पहुंचता है 1-1:30 बजे के करीब, और वहां जब पहुंचता है तो देखता है वहां पुलिस की, आपको ये भी बता दें, पुलिस को ये जानकारी थी कि उस इलाके में वो आ सकता है। हाँ, उसके रिश्तेदार का घर है। रिश्तेदार, पुलिस वहां पेट्रोलिंग कर रही थी, बावजूद इसके वो रंगीन चश्मा लगा के वहां पर पहुंचा है। उसके अलावा जब वो दिल्ली पहुंचता है बाइक पर, रोहिणी जाता है अपने रिश्तेदार को ढूंढता है, वो बाइक पर टहल रहा है देश की राजधानी में, हर जगह टहल रहा है भाई। वो वहां पहुंचता है, वहां रुकता है, उसका जो दूसरा साथी जिसका आज एनकाउंटर हुआ, उसको अपने रिश्तेदार के घर छोड़ देता है, प्रभात। और उसके बाद वहां से वो निकल जाता है, और एक रेस्टोरेंट में 3:13 पर सीसीटीवी में साफ कैद हो रहा है कि वो एक काला बैग लेकर के खड़ा है। वो वही बैग है जो बैग आज वो लेकर के दिखाई देता है, और जो लॉकर रूम से बरामद हुआ है उज्जैन में। अब आप सोचिए, 3:13 परसों मंगलवार को वो फरीदाबाद में था, और जब वो वहां से निकलता है पुलिस तभी वहां पहुंचती है, उसके निकलने के बाद पहुंचती है, और जब उज्जैन पहुंचता है, ये सब कोइंसिडेंस है क्या? एक बात अभी एक खबर और आई है। हाँ। उज्जैन के महाकाल मंदिर का जो चौकी प्रभारी थे और जो थाना प्रभारी थे, कल उनका ट्रांसफर हो गया। देर रात दोनों का ट्रांसफर हो गया, जो पुराने थे, आज दोनों वहां नए आ गए। ये सारी चीजें कोइंसिडेंस है या सारी चीजें किसी साजिश की तरफ? पूछना चाहूंगा आपसे, जिस तरीके का मूवमेंट रहा, जो रूट अख्तियार किया विकास दुबे ने, जब वो फरीदाबाद पहुंचता है 2 दिन शिवली में रहने के बाद, अभी तक के इनपुट के मुताबिक, तो वो 5 जिले पार करके, कई थानों को पार करके, कितने चेक पोस्ट पार करके फरीदाबाद पहुंचता है, लेकिन पूरी जो है वो सीमाएं सील होती हैं। वहां से फिर वो जब उज्जैन जाता है तो मध्य प्रदेश में भी सीमा क्रॉस करते हुए वो 4 जिले पार करके उज्जैन पहुंचता है। क्या इस रूट में भी उसकी कुछ मदद हो रही थी? जितने लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि कोरोना काल में आज भी हम आप नोएडा में बैठे हुए 8 बजे यहाँ कर्फ्यू लग जाता है। अगर आप गाड़ी लेके निकले तो आपको लोग देख लेंगे, आपको पुलिस वाले रोक लेंगे, आप कहां से जा रहे हैं, खुद आईडी हमको रोज रोकते हैं। मैं डेली नोएडा से दिल्ली जाता हूं, दिल्ली से आता हूं, नोएडा ऑफिस है, पर डे मुझे उस बैरिकेड को पार करना पड़ता है, और पर डे मुझे अपना चेहरा दिखाना पड़ता है, अपना प्रेस आई कार्ड दिखाना पड़ता है। हमको आपको कोरोना काल में तकरीबन ज्यादातर शहरों में 8 बजे के बाद रात में आप गाड़ी लेके चलिए तो पुलिस वाले चेक करते हैं कि आप कहां जा रहे हो। दिन में भी चेक करते हैं, हर जगह बैरिकेडिंग लगी हुई। क्या ऐसा तो नहीं था कि मैं अपनी बात कह रहा हूं, क्या ऐसा तो नहीं था कि विकास दुबे पुलिस की किसी गाड़ी में मूवमेंट था उसका, और वो जो ये पुलिस का कोई स्टिकर लगा हुआ था? ब्रीजा गाड़ी पकड़ी गई, उसका क्या? देखिए, ब्रीजा गाड़ी जो पकड़ी गई है वो मनोज कुमार यादव एक वकील है, उनकी गाड़ी है। कोई कनेक्शन 104 टाइप का कुछ नंबर है, वो इंदिरा नगर के रहने वाले हैं। अभी तक कोई कनेक्शन उससे उनका नहीं हुआ, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो पेशे से वकील हैं, और वो लोग भी उज्जैन दर्शन करने के लिए गए थे, क्योंकि सावन में उज्जैन महाकाल का और काशी विश्वनाथ का दर्शन करने बहुत सारे लोग जाते हैं। हालांकि कोरोना काल में मंदिरों में प्रवेश उस तरीके का नहीं है, लेकिन मंदिर अब थोड़े बहुत खुल गए हैं, लोगों की अपनी आस्था है, लोग जाते रहते हैं। इन लोगों का, वकीलों का यह कहना है कि हम जो है दर्शन करने के लिए आए थे, हमारा कोई विकास दुबे से लेना देना नहीं, लेकिन अभी जांच होगी तो पता चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले से उन लोगों की कोई बात हुई हो, या वकील साहब नहीं तो नहीं, उन्हें एक्सक्लेट कर दिया, वो देखना होगा। लेकिन एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पुलिस वालों की ही दुश्मन कहीं पुलिस वाले ही तो नहीं। इससे बड़ी दुश्मनी की बात क्या मिलेगी कि पुलिस वाले खाकी वर्दी पहन के एक दुर्दांत अपराधी के लिए मुखबिरी का काम कर रहे हैं, और उन्हीं के साथियों को मार दिया। अपराधी जिसके ऊपर 60 हत्या के मुकदमे हैं, उसके पैसे पे आप पल बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि एक ऐसा अपराधी जिसने उसी जिले के थाने में 2001, आज से 19 साल पहले थाने के भीतर उसने घुस के हत्या की थी, और संतोष शुक्ला को, वो दर्जाबाद राज्य थे, वो हत्या की थी, एक अलग बात है। लेकिन थाने में घुस के कोई अपराधी किसी नेता या किसी आम आदमी का भी मर्डर कर दे, और उस थाने का कोई भी एम्प्लॉय उसके खिलाफ, थाने का कोई भी कर्मचारी, पुलिस, सिपाही, दरोगा उसके खिलाफ गवाही न दे। थाने में मर्डर हो रहा है और एक आदमी गवाही के लिए उसका तैयार नहीं हुआ उसके खिलाफ,
तो इससे बड़ा सबूत क्या मिल सकता है? इन सब के बीच में जो दूसरी बात, मैं इंपॉर्टेंट एक बात कह दूं, ये जो शहीद 8 परिवार हुए, न्यूज़ 24 ने हमने उन 8 परिवारों से संपर्क किया और 5 परिवारों से बात की। उन सारे परिवार वालों का ये कहना है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, ये सरेंडर है और ये पुलिस वालों की मिली भगत का परिणाम है। उसको वहां मिली भगत की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। इसमें एक चीज यही मैं पूछना चाह रहा था, इसी पॉइंट पर आ रहा था कि कुछ चीजें ना बहुत प्लानिंग से दिख रही हैं और साफ तौर पर जाहिर हो रही हैं। एक आध चीजें ये जाहिर हो रही हैं कि जैसे विकास दुबे ने उस जगह को चुना जहां पर मीडिया की मौजूदगी थी। आज महाकालेश्वर मंदिर में एक कोरोना को लेकर के खासतौर पर पूजा होने वाली थी, इसलिए लोकल मीडिया वहां पर इकट्ठा था। वहां पर कुछ मीडिया वाले इकट्ठा थे। वो 7 बजे सुबह जाता है, अपना नाम सही बताता है, पर्ची वीआईपी कटवाता है और बहुत इजी वे में एक मतलब जिसने आपने बताया 60 हत्याओं का मुकदमा झेल रहा है वो व्यक्ति, और एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड से वो पकड़ा जाता है। और उसके बाद वो मीडिया, कोई भी वीडियो क्लिप नहीं है, या तो सीसीटीवी फुटेज है या तो मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड है उसकी गिरफ्तारी, और वो चिल्लाकर बोलता है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। ये सब क्या एक फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लग रही? ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने खुद ये स्क्रिप्ट लिखी और पुलिस को ये अपना मोहरा बना लिया? अब इसमें कहना क्या है? इसमें तो सीधी सी बात है। एक बात सोचो आप, जो व्यक्ति रात को 12:30 बजे 3 थानों की पुलिस उसके घर पर रेड डालने जाती है, वो जेसीबी लगवा के अंधेरे में AK-47 की बर्स्ट फायरिंग करता है, ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश करता है पुलिस वालों पर, वो व्यक्ति एक निहत्थे मंदिर के एक निहत्थे गार्ड से पकड़ा जाए, गार्ड उसको पकड़ ले और वो ये बोले कि मैं विकास दुबे हूं, मुझे पुलिस चौकी में ले चलो। कुछ विजुअल्स ऐसे भी आए हैं जिसमें वो वहां पर खुलेआम घूम रहा है, फोटोग्राफ खिंचवा रहा है, वो ऐसे टहल रहा है, ना उसको हाथ पकड़ा गया ना हथकड़ी लगाई गई है। कुछ ऐसे विजुअल्स भी हैं 5-5, 10-10 सेकंड्स के। भाई अगर आप हटा दो, अगर आप टीवी की स्क्रीन पर और अगर आप उस वीडियो पर ये मत लिखो कि ये विकास दुबे है, तो वो तस्वीरों को देख करके ऐसा लग रहा है कोई जेब कतरा पकड़ा गया उज्जैन के महाकाल मंदिर से, जो मोबाइल चोरी कर रहा था या किसी औरत का पर्स लेके भाग रहा था, किसी का जेब काट रहा था, किसी पुरुष का। वो ऐसा लग रहा है, बड़ी काफी है। वो ये नहीं लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी, 5 लाख का इनामी, 8 हत्या पुलिस वालों की हत्या का आरोपी, 60 मुकदमों वाला आदमी, और जिसके पीछे 100 से ज्यादा टीमें लगी हैं, जिसके लिए नेपाल बॉर्डर सील है, जिसके लिए आगरा बॉर्डर पर यूपी की जगह है। आपको पता है हम लोग न्यूज चैनल में काम करते हैं, किसी ने खबर उड़ा दी कि विकास दुबे आने वाला है नोएडा, तो उसके लिए न्यूज चैनल्स के गेट, हर गेट पर पुलिस वाले रात भर रहे। आपको मालूम है, हम अपने ऑफिस आए तो हमारा चेक हुआ, कल हम रात में जा रहे थे तो भी हमारा आई कार्ड चेक हुआ। उनको ये शक था कि किसी फिल्म सिटी के किसी न्यूज चैनल के स्टूडियो में समर्पण कर सकता है, जबकि उनको ये नहीं मालूम कि जो आदमी 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी है, उसको कौन सा न्यूज चैनल, कौन सा एडिटर अपने चैनल अपने यहाँ बैठाएगा और उसको पहले सूचना देगा। और कौन ऐसी गलती, मतलब ये तो जघन्य अपराध की श्रेणी में किसी भी पत्रकार या संपादक या चैनल के लिए आएगा कि वो उसको मंच दे, हम अपना स्टूडियो दे, या वो उसको अपनी बात क्या कहनी है, उसको सिर्फ गिरफ्तारी से बचना था, एनकाउंटर से एक तरह से एनकाउंटर से बचना था। दूसरी बात अभी मैं बता दूं, थोड़ी देर पहले एक खबर और आई है कि ऐसा कहा जा रहा है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कि फरीदाबाद, मतलब ये कि उज्जैन जाने से पहले वो नोएडा और कोटा में भी थोड़ी देर के लिए रुका था। सारी जानकारियां आ रही हैं। नोएडा में अगर कल रात का मूवमेंट आप देखते हर चौराहे पर, तो ऐसा लग रहा था कि यूपी पुलिस को ये पता है कि ये नोएडा में हो सकता है, क्योंकि वो चेकिंग गाजियाबाद में नहीं थी, वो चेकिंग लखनऊ में नहीं थी, वो केवल नोएडा में थी। और अब फिल्म सिटी को घेर रखा गया था, मास्क हटा के देख रहे थे, सारी चीजें जहां हटा के देखना चाहिए था बिल्कुल वहां तो हटाया। हमारी जो ये हंसी है असल में मखौल है एक तरह से, और ये अफसोस की हंसी है। क्या ये कहना गलत होगा कि विकास दुबे की जो भी तस्वीरें सामने आई, जैसा आपने कहा कि पॉकेटमारी एक आदमी कर रहा है, वैसा लग रहा है कि गिरफ्तार हो रहा है, या जो फोटोग्राफ खिंचवा रहा है वो कैंपस में खड़े होकर के, ये यूपी पुलिस की नाकामी का जीता जागता एक स्मारक है शायद ये तस्वीर? बिल्कुल है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। जानकारी ये भी मिली है। अब आगे क्या? देखिए, बहुत सारे लूपहोल्स हैं। सबसे पहले पुलिस वालों को खुद अपने आप को देखना होगा कि मुझे हमेशा ये लगता है, सऊद, ये कहने में मुझे गुरेज भी नहीं है, कि दुनिया में
पैसे के वर्चस्व वाले समाज में हमारी सारी संस्थाओं को, सारे मनुष्यों को, सारे पेशे को बर्बाद करके रखा हुआ है। एक पैसा कमाने के लिए चाहे जो रास्ता अपनाना पड़े, समाज का हर वर्ग, अब जिस दिन से ना बहनों, बेटियों, पत्नियों, माओं ने अपने घर के लड़कों से ये पूछना छोड़ दिया कि तुम्हारी सैलरी इतनी है, तुम इतना कैसे कर रहे हो, तुम्हारी आमदनी इतनी है, तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। एक सिपाही की माँ, एक सिपाही की बेटी 2 लाख के गहने खरीदने पर या 2 प्लॉट खरीदने पर खुश होकर रिश्तेदारों को बताना जब तक नहीं छोड़ेगी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, जब तक नहीं छोड़ेगी, क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। जब तक एक एसओ, एक डीवाईएसपी करोड़ों की प्रॉपर्टी, एक आईपीएस सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी पर बैठेगा और उसकी बीवियां 50 लाख के गहने पहन के इतराती फिरती रहेंगी, तब तक समाज में इन सब चीजों से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये मेरा अपना मानना है कि समाज में पैसे के वर्चस्व ने ये सारी गुंडागर्दी, ये सारा गठजोड़, ये नेताओं का पतन, ये मैं कह रहा हूं कुछ पत्रकारों का पतन, ये सारी चीजें जो है वो समाज में बढ़ते पैसे के वर्चस्व की वजह से हो रही है। किसी भी तरीके से पैसा आ जाए, हमारी और आपकी पहचान, हमारी आपकी पहचान जब हमारे आपकी गाड़ी, प्रॉपर्टी और हमारी बीवियों के गहने से होने लगेगी तो समाज में इस गंदगी को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति इस पूरे ये विकास दुबे का जो एपिसोड है एक बार पूरे समाज को आईना दिखाता है, और खास करके पुलिस वालों को, कि अगर आप बदमाशों से पैसा ले रहे हैं और पुलिस वालों के खिलाफ मुखबिरी कर दे रहे हैं तो फिर शर्म आती है।